नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब की बार मीम सरकार, मोदी सरकार का नया नाम न पड़ जाए मीम सरकार। मसला यह है कि बजट इतना भारी भरकम बन गया कि उसे सरल रूप में समझाने के लिए सरकार ही मीम बनवाकर ट्वीट कर रही है। इस प्रक्रिया का नाम मीमोत्पादन रखा जाना चाहिए, यानी जब जनता को समझ ही ना आए ऐसा काम हो जाए तो उसे समझाने के लिए मीम का उत्पादन किया जाए। इतना मीडिया, गोदी मीडिया, सरकारी चैनल, रेडियो, इन सब के होते हुए उस मीम का सहारा लिया गया जिसका इस्तेमाल राजनीति में दुर्गंध फैलाने में हुआ है, नफरत फैलाने में हो चुका है, जिसके सहारे काम की बात कम, हंसी मजाक कुतर्कों का जाल फैलाया गया। सरकार उस मीम का सहारा ले रही है। यही नहीं, जनता भी उसी तरह के मीम से जवाब देने लगी है। एक प्रकार की नई जंग शुरू हो गई है जिसका नाम हमने मीम जंग रखा है। इसकी खूबी यह है कि ईंट का जवाब यहां पत्थर से नहीं दिया जाता, मीम का जवाब मीम से ही दिया जाता है। माई गव इंडिया के ट्विटर हैंडल पर इन मीमों को देखना बीच सपने से धड़ाम से जागने जैसा था जब मैंने अपनी ओन आंखों से यानी ओन निगाहों से इन सरकारी मीम को देखा। आपको बजट समझाने के लिए इन्हें बनाया गया है। इन सरकारी मीमों के जवाब में जनता ने भी अपनी मीमों को डालना शुरू कर दिया है। देखते देखते मीम जंग शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार की मीम तो दूसरी तरफ जनता की जवाबी मीम। इन मीमों को देखते हुए मेरी आंखों के सामने 2014 का साल घूम गया जब मीम को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा था। बड़ी संख्या में मीम बनाए जाने लगे जिनमें विरोधी दल के नेता का चरित्र हनन किया गया, उन्हें अधर्मी हिंदू विरोधी के रूप में दिखाया गया, नेहरू को भी नहीं छोड़ा गया। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल मीम का सहारा लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंटी मुस्लिम जहर फैलाने लग गए। देखते देखते भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक होने लग गया और लोकतंत्र की हर मर्यादा को कुचला जाने लगा। यही नहीं, मीम का सबसे अधिक इस्तेमाल फेक न्यूज, फेक हिस्ट्री फैलाने में हुआ। नौकरी के चक्कर में पढ़ी लिखी जनता जब अनपढ़ हो गई, इसका फायदा उठाया गया और मीम को ही इतिहास की किताब बनाकर फैला दिया गया। सच्ची कहानियों के नाम पर झूठी कहानियों को लोग गले लगाने लगे। मीम ने भारत की जनता के दिलो दिमाग पर जितना कब्जा किया है उतना किसी ने नहीं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो यह हुआ कि इस मीम ने भारत के समाज में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वाले अंकिल पैदा किए हैं, जो रात को भी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। आप किसी भी तरह से मीम का इस्तेमाल कीजिए, याद यही सब आता है। सूरज उगे ना उगे, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वाले, उनका स्मरण हो आता है। लेकिन सरकार ने मीम के जरिए बजट समझाने का तरीका क्यों अपनाया? क्या इसलिए कि उसके अपने ही समर्थक नाराज हो गए? ट्विटर पर बीजेपी के आईटी सेल के चीफ और बीजेपी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई है। क्या बजट की इतनी बुरी हालत है कि मीम बनाए जा रहे हैं? आईटी सेल को इसके प्रचार का कोई भी आइडिया नहीं आ रहा। हताश होकर सरकार खुद ही मीम बना रही है। यह काम तो जनता अपनी तरफ से कर देती है जब उसकी कल्पनाओं में चिंगारी फूटती है, लेकिन यहां तो सरकार ही मीम की सप्लाई कर रही है। उसका इरादा हो सकता है कि बजट को सरल शब्दों में जनता तक पहुंचाए, लेकिन यह उसका खोखलापन भी है। अगर भारत सरकार को माई गव इंडिया पर मीम बनाने की नौबत आ जाए, इसका मतलब है बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की अब जरूरत नहीं रही। यह मीम सरकारी है। मीम पर लिखा है, मीम से समझिए बजट को। नोट का रंग हरा है, देखने में डॉलर लगता है लेकिन रुपया लिखा है। कुल 9 नोटों से नोटों की बारिश का चित्रण फेल कर गया है। यह तो बूंदाबांदी का एहसास दिला रहा है। भारी बारिश के लिए मीम आर्टिस्ट को 900 नोट उड़ाने चाहिए थे, लेकिन ये क्यूट सी बिल्ली अमीर लगती है, चश्मा पहने हैं, गले में हीरे का हार है। अंबानी और अदानी की तो नहीं लगती, लेकिन इसके टशन से लगता है वित्त मंत्री अमीरों को बजट समझा रही हैं। देखने से तो ये बिल्ली 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाली लोकप्रिय बिल्ली लैरी की मौसेरी बहन लग रही है। इससे पता चलता है कि मीम बनाने वाला बीबीसी ज्यादा देखता है, दूरदर्शन कम। ये बिल्ली अमीर है या आम है? कौन है ये कैट? इसका इंडिया के बजट में क्या इंटरेस्ट है? इस मीम का एक ही फायदा, सरकार ने बनाया है तो मुजफ्फरनगर में एफआईआर होने का कोई खतरा नहीं। अगर वो दिन आ जाए तो आप उसे आने भी मत दीजिएगा कि पूरा बजट ही मीम में पेश होने लग जाए। कुछ लोग मोदी और मोदी सरकार की तारीफ करते हैं कि प्रचार संचार संवाद में उनका जवाब नहीं। 10 साल बाद यह सरकार जब मीम का सहारा लेती है तो यह उसके संचार कौशल का पतन है, ना कि मील का पत्थर। एमएसएमई सेक्टर में 20 लाख रुपए का लोन देने का मीम देखिए। पंचलाइन है, यह भी ठीक है, ऐसा लग रहा बेमन से बोल रहा है। रही बात इस सीन की, तो जरूरी नहीं सभी ने वो सीरीज देखी हो जिसका यह सीन है। पहली बार देखने वाले को लगेगा कि ठंडी सी प्रतिक्रिया है। अंतरिक्ष उद्योग को 1000 करोड़ की मामूली रकम दे दी गई।
इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। लिखा है पूरी दुनिया से कॉपी दैट। इन्हें पता नहीं नासा का बजट या अकेले इलोन मस्क के स्पेस कार्यक्रम का बजट कितना है। इन मीम में जॉनी लीवर, अक्षय कुमार, ओम पुरी, पंकज त्रिपाठी की फिल्मों के सीन इस्तेमाल किए गए। इस सीन में तो बंदा सरकार की बात पर ही भरोसा नहीं कर रहा, कह रहा मैं नहीं मानता। सरकार अपनी कमजोरी कहां मानती है, लेकिन हमारी तरह उसे कोई बताने वाला चाहिए कि कैच लाइन, पंच लाइन सब दोयम दर्जे की है और बेकार है। ट्विटर पर डालने से पहले कम से कम चेक कर लेना चाहिए था मीम सचिव को। इन्हें देखकर यही लगता है कि ना मीम में कुछ है ना बजट में। मीम से जब आप बजट का प्रसार करेंगे तो उसके मुकाबले में जवाब भी मीम से ही आएगा, क्योंकि नाराज जनता पहले से ज्यादा मीम बनाकर बैठी होती है। उसके पास किसी सचिव से पास किए गए 5 या 10 मीम की सीमा नहीं होती, उसकी फाइलों में असंख्य मीम होते हैं। बजट के जवाब में पूरे दिन ट्विटर पर लोग अपनी तरफ से मीम डालते रहे। अफसोस कि सरकार ने उन्हीं मीम का इस्तेमाल किया है जो पहले से ही अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होते रहे। इस मीम में एक मशहूर अंग्रेजी फिल्म के डायलॉग का भारतीयकरण किया गया है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और मैं तुम पर टैक्स लगाऊंगी। पंचायत सीरीज के इस सीन का इस्तेमाल कर दिखाया जा रहा है। सरकार इस सैलरी क्लास से कह रही है अपने फंड में से कुछ दे दो जी। इस मीम में मुकेश अंबानी के खाना परोसने के एक वीडियो को रिवर्स में चलाया जा रहा है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सबकी थालियों से खाना निकाल रहे हैं। इस मीम में अभिनेता फहाद फाजिल की फिल्म का सीन इस्तेमाल है। आंध्रा और बिहार को देखकर सरकार मुस्कुरा रही है, लेकिन बाकियों के लिए कोई मुस्कुराहट नहीं। इस मीम में बिहार और आंध्र प्रदेश पर पैसा लुटाया जा रहा है, लेकिन बाकी राज्यों को बेकार हो चुका 2000 का नोट दिया जा रहा है। बिहार आंध्र प्रदेश को बजट में मिली तवज्जो पर एक ये भी है जिसमें सारे माइक उन्हीं की ओर लगे हैं। कुछ लोगों ने तो बजट मीम पर भी मीम बना दिए हैं। इस तरह के मीम जनता बनाती है तो ही मजा आता है। सरकार जब बनाती है तो मीम चुनावी पोस्टर बन जाता है। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निगलेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रविशंकर प्रसाद से सवाल किया गया कि विपक्ष का आरोप है कि बाकी राज्यों के लिए बजट में कुछ नहीं, तब वे आंध्र प्रदेश के बंटवारे तक बात ले गए। मैं उनसे यही कहूंगा, पूरा बजट पढ़ें। ये पूरा बजट देश के विकास का बजट है, किसानों के लिए है, रोजगार के नए अवसर बनाता है।
मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, महिलाओं की चिंता की गई है। 9 उसके मेजर पॉइंट्स हैं। एजुकेशनल लोन को बढ़ाया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपेक्स बढ़ाया गया है। तो ये देश के लिए है कि नहीं है? अब वो समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या बाढ़ नेपाल से नदियां आती हैं तो क्या उसका असर नहीं पड़ता है? पूर्वोदय क्या सिर्फ बिहार के लिए, सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए, सारे पूर्वी भारत के लिए? तो इसमें एक समग्र सोच है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, वो बोलते हैं बोलने दें। और बिहार, आंध्र प्रदेश में जो अन्याय हुआ था किसके कारण हुआ था? याद करिए, हड़बड़ी में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बिना होमवर्क किए जबरदस्ती बंटवारा किया गया था। तो आज जो उस समय गड़बड़ियां हुई थी उसको सुधारा जा रहा है। यह सवाल कई राज्यों की तरफ से पूछा जा रहा है। बजट में नाम भी नहीं, ऐलान भी नहीं। तमिलनाडु ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान को क्या मिला, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बिहार को क्या मिला, इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया ही इस तरह की है कि मीम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मीम बना रही है तो बात हो रही है। जब सरकार खुद ही मीम बनाकर बजट की तारीफ करने लग जाए तो इसका मतलब है उसके सपोर्ट में मीम बनाने वाले बजट से खुश नहीं है, वरना आम जनता ही मीम बनाकर विपक्ष का मजाक उड़ा रही होती। जब आप राजनीति में कचरा पैदा करते हैं तो वह कचरा एक दिन आपकी तरफ भी लौट कर आता है। यह शहर में भी होता है। आपको लगता है कि कचरा किसी कोने में जमा है, जैसे ही बारिश होती है कचरा बहता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है। अब आते हैं उन नाराज लोगों पर जो ट्विटर पर टैक्स को लेकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यह चार्ट काफी लोग शेयर कर रहे हैं। सैलरी मिली, 30% टैक्स दिया, फिर जीएसटी के रूप में 18%, 22%, 28% का टैक्स दे दिया, और जब निवेश किया तो मुनाफे पर 20% या 12.5% टैक्स दे दिया। घाटा हुआ तो आपका। इस चार्ट को बनाने वाले का नाम नहीं मालूम। क्या सचमुच भारत में मिडिल क्लास बहुत ज्यादा टैक्स देता है? यह भारत है, अमेरिका नहीं। कि कुछ राज्यों में फेडरल टैक्स के अलावा स्टेट टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। बीजेपी के समर्थकों को एनआरआई अंकिलों से कहना चाहिए कि वे फोन करें और मोदी सरकार से कहें, आइडिया दें, ताकि वे लोग टैक्स बचा सकें। जैसे वहां कुछ राज्यों में टैक्स नहीं लगता, ऐसा ही भारत में हो। अमेज़न कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस की कहानी आप जानते होंगे। वैसे तो टैक्स नहीं देने वालों में जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, लेकिन उसे बीजेपी के समर्थक बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे 50% टैक्स दे देंगे, बल्कि सारी कमाई टैक्स में दे देंगे। सोरोस की तरह कभी नहीं बनेंगे, टैक्स बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। बेजोस से उन्हें प्रॉब्लम है या नहीं पता नहीं। तो अमेज़न बनाने वाले जेफ बेजोस का एक किस्सा सुनाता हूं। अमेज़न कंपनी के संस्थापक वॉशिंगटन स्टेट के सिएटल में रहते थे। वॉशिंगटन स्टेट ने कैपिटल गेन पर 7% टैक्स लगा दिया। जेफ बेजोस ने अपना पता सिएटल से फ्लोरिडा बदल लिया। फ्लोरिडा स्टेट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। अगर वे वॉशिंगटन में $4 बिलियन के शेयर बेचते तो $288 मिलियन टैक्स देने पड़ जाते। बेजोस भाई ने हमसे भी नहीं पूछा, खुद ही तय कर लिया, फ्लोरिडा जाकर शेयर बेचने लगे। कुल मिलाकर कम से कम $610 मिलियन का टैक्स बचाने की खबरें छप रही हैं। बीजेपी के सपोर्टर के पास ऐसा करने की छूट नहीं, बल्कि किसी के पास नहीं है। बेजोस ही नहीं, इलन मस्क भी ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका में कई अमीर टैक्स नहीं देने में मास्टर माने जाते हैं। अब वो तो यहां होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, उससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं। सारे रास्ते बंद, चुपचाप टैक्स देने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तक आप स्पिरिचुअल गेन का भाषण सुन रहे थे और अचानक से कैपिटल गेन को लेकर हंगामा करेंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा। आपका गुस्सा या उनका गुस्सा टैक्स को लेकर इसलिए है कि टैक्स देने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं सरकारी स्कूल इनके इस्तेमाल के लायक नहीं, सरकारी अस्पताल में जाते नहीं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग इस बात को लेकर कभी बहस नहीं करते कि शिक्षा का बजट क्यों कम है, स्वास्थ्य का बजट इतना कम क्यों है। इसकी चिंता कभी नहीं की। एक जरा सा टैक्स क्या बढ़ा, भारत के विकास का ढोल वहीं पर छोड़ दिया। स्कूल कॉलेजों की खस्ता हालत की बात करने लग गए। कुछ लोग यह बताकर विरोध कर रहे हैं कि वे बीजेपी के समर्थक रहे, अब वोट नहीं करेंगे। मत कीजिए, जबकि 2 महीना पहले तक यही लोग कह रहे थे, गा रहे थे, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब ले आए तो लाने के बाद उन्हीं के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। इनके ट्वीट पढ़कर लग रहा था काफी नाराज हो गए और अभी अयोध्या में ही प्लॉट खरीदेंगे ताकि अगले चुनाव में वोट वहीं जाकर दे सकें। टैक्स में वृद्धि का विरोध करने वाले क्लास को पता होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र टैक्स फ्री राष्ट्र नहीं है। अगर कोई जज राजनीति के आधार पर किसी एक के खिलाफ फैसला नहीं करेगा तो वही जज संविधान के हिसाब से आपके साथ भी न्याय नहीं करेगा।
धर्म के नशे में लोग संविधान की हर मर्यादा के कुचले जाने का स्वागत कर रहे थे। अब 2 रुपया टैक्स में क्या बढ़ गया, भन बनाने लग गए। त्योहारों के नाम पर गरीब मुसलमानों की दुकान बंद कराने, नाम लिखवाने टाइप हरकत करेंगे, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको टैक्स नहीं देना होगा। ट्विटर की प्रतिक्रिया पढ़कर लग रहा है कि वहां बीजेपी के ऐसे ही सपोर्टर दिन भर बिजी रहते हैं, जो शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं। इनका कुछ और काम था नहीं, यही लोग आपस में भिड़ गए हैं। गनीमत है कि वहां ठेला नहीं लगा है, वरना अपना अपना ठेला उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे होते। आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, इनसे ही बीजेपी के सपोर्टर भिड़ गए। अमित मालवीय ने लिख दिया, हर कोई आज इंडेक्सेशन स्पेशलिस्ट बन गया है। बस इस टैक्स से दुखी भाजपा समर्थक भिड़ गए और अमित मालवीय को ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। उसके बाद से तो ट्विटर पर हिंदी का अहंकार अंग्रेजी का एरोगेंस बनकर ट्रेंड कर रहा है। 10 साल इस देश का बर्बाद हुआ। अगर सही सवाल सही समय पर उठते रहते तो कई समस्याओं का समाधान हो चुका होता। इसकी चिंता ज्यादा कीजिए कि बजट में पोषण का जिक्र नहीं, चिल्ड्रन शब्द का जिक्र नहीं, स्कूल शब्द 4 बार आया, लेकिन मिड डे मील, गर्भवती औरतों को मिलने वाली सुविधाएं, पेंशन, इन सब का कोई जिक्र नहीं अलग से। विपक्षी दल जब संसद में इन सवालों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या गुस्साया हुआ ये क्लास उनकी बात ध्यान से सुन रहा था? बिल्कुल नहीं सुनेगा, ना उनके साथ आएगा। उसे आम जनता की चिंता ही नहीं है, केवल अपनी जेब में अपना देश देखता है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी कि 2025 तक बजट का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। क्या हम उस दिशा में बढ़ पाए? आज खर्च हो रहा है, इसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में कांग्रेस ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास को पुलिस इस तरह से सड़क पर गिराकर पीटे जा रही थी। राज्यों की उपेक्षा की बात की है और कांग्रेस के घोषणा पत्र से आइडिया चुराने का आरोप लगाया है। अगर ये भी माने कि स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में केंद्र का हिस्सा 40% ही होगा, तो भी ये आंकड़ा 3,27,000 करोड़ ठहरता है। क्या इसकी व्यवस्था की गई? केंद्र सरकार के बजट में स्वास्थ्य पर खर्च 90,000 करोड़ है। ठीक ऐसा ही हाल शिक्षा क्षेत्र का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बात की वकालत करती है कि शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च जीडीपी का 6% होना चाहिए। क्या हो रहा है? लेकिन केंद्र सरकार का बजट में शिक्षा पर खर्च 1,25,000 करोड़ ही है। रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी घोषणाओं को जोड़ लीजिए तो आंकड़ा 1,48,000 करोड़ तक ही जाता है। दिक्कत यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर बात करने से इस क्लास के लिए सारी बातचीत बोरिंग हो जाती है। उसके पास धीरज नहीं है, मगर वह नहीं देखता कि केवल 2 सेक्टर की लगातार उपेक्षा से पूरे देश की क्या दुर्गति हो गई है। गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, वह खराब शिक्षा पर जीवन की कमाई फूंक रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। आगे चलकर उसे नौकरी भी नहीं मिल रही, ना ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं। तो इसे लेकर गुस्सा क्यों नहीं है? 10 साल पहले इस देश में गोदी मीडिया ने टैक्स राष्ट्रवाद शुरू किया, तब उसे जेएनयू से नफरत थी। फिर वह धर्म को लेकर टैक्स राष्ट्रवाद का जहर फैलाने लगा, और जब वही जहरीला सांप उसे काट लिया तो रो रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। टैक्स की मार से जनता परेशान है, लेकिन उस बहस में जनता शामिल होनी चाहिए, ना कि कुछ लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं और ट्विटर पर जहर फैलाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।